आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले असाइनमेंट मॉडल का क्वेश्चन। और इस असाइनमेंट मॉडल के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे हंगेरियन मेथड से। तो क्वेश्चन क्या दिया है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन में क्या गिवन है। अ सॉलिसिटर्स फर्म्स एम्प्लॉयज टाइपिस्ट ऑन अवरली पीस रेट बेसिस फॉर देयर डेली वर्क। सॉलिसिटर मतलब वकील, और फर्म मतलब कंपनी, एम्प्लॉयज मतलब यानी रोजगार देना, नौकरी देना। तो एक वकील की कंपनी है, वो रोजगार दे रही है टाइपिस्ट लोगों को। जो भी वकील के पास काम होता है डेली वर्क, उसके लिए वो टाइपिस्ट लोगों को हायर कर रही है। और उनको पेमेंट कैसी देंगी, वो अवरली रेट, आवर के हिसाब से उन टाइपिस्ट को पेमेंट दिया जाएगा। देयर आर 5 टाइपिस्ट एंड देयर चार्जेस एंड स्पीड आर डिफरेंट। कितने टाइपिस्ट है, 5। और उन पांचों टाइपिस्ट के चार्जेस और स्पीड डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू एन अर्लियर अंडरस्टैंडिंग, only one job was given to one typist and the typist was paid for a full hour even if he work for a fraction of hour। ये बहुत काम की चीज है। तो क्या बोला है कि एक जॉब एक ही टाइपिस्ट को देना है। एक जॉब दो टाइपिस्ट नहीं कर सकते, तीन टाइपिस्ट नहीं कर सकते, चार नहीं कर सकते, पांच नहीं कर सकते। एक जॉब एक ही टाइपिस्ट को देना है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, एक टाइपिस्ट एक ही जॉब करेगा। ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात क्या बोली है, द टाइपिस्ट वॉज पेड फॉर अ फुल आवर। ठीक है। जो हमारा टाइपिस्ट होगा उसको जो पेमेंट दिया जाएगा वो फुल आवर के लिए होगा। इवन इफ ही वर्क फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ आवर, मतलब उसने मान लो 45 मिनट काम किया, तो उसको 45 मिनट के पैसे नहीं मिलेंगे, उसको मिलेंगे फुल आवर के पैसे। फुल आवर मतलब पूरा 1 घंटा के पैसे मिलेंगे, 45 मिनट के पैसे नहीं मिलेंगे। मान लो किसी टाइपिस्ट ने काम किया 1.5 घंटा, तो उसको 1.5 घंटे के पैसे नहीं मिलेंगे। 1.5 के बाद क्या आता है, 2 घंटे, तो 2 घंटे के पैसे मिलेंगे। यानी उसको जो पेमेंट मिलेगा वो फुल आवर का मिलेगा। ठीक है। अगर उसने 2.5 घंटे काम किया है तो 3 घंटे के पैसे, 3.25 घंटे काम किया है जो 4 घंटे के पैसे। इस प्रकार से उसको पेड किया जाएगा। फाइंड द लीस्ट कॉस्ट अलोकेशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो लीस्ट मतलब होता है मिनिमम। मिनिमम कॉस्ट हमें निकालनी है, क्योंकि जो वकील की कंपनी है वो चाहेगा कि कम से कम पैसे में उनके जॉब कंप्लीट हो जाए। तो कौन कम से कम पैसे में काम करके देगा, ये फाइंड आउट करना है। किस टाइपिस्ट को हम कौन सा जॉब देंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो लीस्ट कॉस्ट यानी मतलब ये मिनिमाइज वाला प्रॉब्लम है, क्योंकि कॉस्ट को क्या करना है, लीस्ट। लीस्ट कॉस्ट हमें अलोकेशन करना है। अलोकेशन यानी असाइनमेंट करना। तो ये मिनिमाइज वाला प्रॉब्लम है, इससे आपको समझ में आएगा। लीस्ट मतलब होता है मिनिमम। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 टाइपिस्ट है, 5 जॉब्स है। तो अभी तक जो क्वेश्चन किए थे उसमें डायरेक्ट आपको गिवन रहते थे। कैसा गिवन रहता था, यहाँ पे होंगे टाइपिस्ट, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई। फिर यहाँ पे जॉब्स होते थे पी क्यू आर एस टी, और यहाँ पे रहती थी वैल्यूज, कुछ भी वैल्यूज। तो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन दिया रहता था प्रॉपर फॉर्मेट में।
ये मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में दिया रहता था, बट इस क्वेश्चन में आपको ये मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे? तो ये जो टेबल दिया है, इस टेबल की मदद से, तो इसमें क्या क्या दिया है? 5 टाइपिस्ट दिए और हर टाइपिस्ट का रेट दिया है, रेट पर आवर, क्योंकि ऊपर लिखा था देयर आर 5 टाइपिस्ट एंड देयर चार्जेस, तो सबके चार्जेस अलग अलग है। ए टाइपिस्ट के चार्जेस 5 रुपीज, बी के 6, सी के 3, डी के 4, ई के 4, इनके दोनों के चार्जेस सेम है। ठीक है, तो ए टाइपिस्ट 1 घंटे के 5 रुपये ले रहा, बी टाइपिस्ट 1 घंटे के 6 रुपये ले रहा। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला था स्पीड भी डिफरेंट है। देखो, ए टाइपिस्ट नंबर ऑफ पेजेस टाइप पर आवर, यानी 1 घंटे में कितने पेजेस टाइप करता है, तो ए टाइपिस्ट 12 पेजेस टाइप करता है 1 घंटे में, ये 14 पेजेस, ये 8 पेजेस, 10, 11। तो ऑब्वियसली है बी टाइपिस्ट 14 पेजेस टाइप कर रहा है 1 घंटे में, तो उसका रेट तो ज़्यादा ही होगा, वो ज़्यादा पैसे लेगा 1 घंटे के। फिर सबसे कम कौन टाइप कर रहा पेजेस? सी टाइपिस्ट 8 ही पेजेस टाइप कर पा रहा है वो 1 घंटे में, तो उसका रेट देखो कितना कम है। ये तो ऑब्वियसली है, जो ज़्यादा पेजेस टाइप करके देगा 1 घंटे में, उसका रेट ज़्यादा ही होगा। फिर हमारे पास 5 जॉब है। पी जॉब में कितने पेजेस टाइप करने? 199, क्यू में 175, आर में, एस में, टी में। तो अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है कि किस टाइपिस्ट को कौन सा जॉब दे। ए को पी दे कि ए को क्यू दे, ए को आर दे, ए को एस दे कि ए को टी दे, कौन से टाइपिस्ट को कौन सा जॉब दे। क्योंकि एक टाइपिस्ट को हम एक ही जॉब अलोकेट कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। तो हम किस टाइपिस्ट को कौन सा जॉब देंगे ताकि लीस्ट कॉस्ट हमें मिल जाए, क्योंकि हम चाहेंगे हमारा काम कम से कम पैसे में हो जाए, क्योंकि टाइपिस्ट को पैसा देना पड़ता है ना, तो कम से कम पैसे में हमारे जॉब्स कंप्लीट हो जाए, ये हम चाहेंगे। ये सॉलिसिटर्स कंपनी चाहेंगी, वकील की कंपनी चाहेंगी। तो देखो सॉल्व कैसे करना है इसको, तो हर एक के लिए चेक करना पड़ेगा। अगर हमने ए टाइपिस्ट को पी जॉब दिया तो वो कितने रुपए में करके देगा, तो देखो कैसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ए पी, तो ये एक फॉर्मूला ध्यान में रखो, नंबर ऑफ पेजेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेजेस टाइप पर आवर। तो कौन सा जॉब दे रहे हम ए टाइपिस्ट को? पी, तो पी के नंबर ऑफ पेजेस देखना, तो पी में कितने पेजेस टाइप करना है? 199, तो 119 लिखा। फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेजेस टाइप पर आवर, तो बात हो रही ए टाइपिस्ट की, ये टाइपिस्ट है ना, और ये पी यानी जॉब है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेजेस किसके? पी जॉब के 199, और नंबर ऑफ पेजेस टाइप पर आवर ए टाइपिस्ट, तो कितने पेजेस टाइप कर रहा? वो कर रहा 12 पेजेस टाइप पर आवर, इसलिए यहाँ पे आया 12। फिर यहाँ पे यूनिट लिखा, अब यूनिट समझने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ। तो 199 फॉर्मूला देखो ना, नंबर ऑफ पेजेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेजेस टाइप पर आवर। अब हमें पता है ए अपॉन बी अपॉन सी, ये ए बी, ये सी का हुआ चला जाता है ऊपर, यानी ए सी अपॉन बी, तो ये सी का चला जाएगा ऊपर, तो नंबर ऑफ पेजेस इंटू आवर अपॉन
नंबर ऑफ पेजेस, टाइप नहीं लिखा तो पीछे हमें पता है नंबर ऑफ पेजेस कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट क्या बचेगा, आवर। तो ये काम का पार्ट नहीं है। तो देखो 199 डिवाइडेड बाय 12, 16.58 आवर में आ गए यूनिट। अब क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया था कि जो भी हम पेड करेंगे टाइपिस्ट को वो फुल आवर के लिए होगा। तो ए टाइपिस्ट पी जॉब करने के लिए कितने घंटे ले रहा, 16.58 आवर्स। इतने घंटे लगेंगे उसको क्या करने को, 199 पेजेस टाइप करने को। बट हम 16.58 आवर के लिए उसको पेड नहीं कर सकते, हम करेंगे फुल आवर। तो फुल आवर मतलब 16.58 आवर के बाद क्या आता है, 17 आवर। इसीलिए आपको इसको राउंड अप करना है 17 आवर में। तो जो भी आपकी आवर की वैल्यू आएंगी आगे में उसको राउंड अप करते जाना है। मान लो आपकी आवर की वैल्यू आई 15.5 आवर, तो 15 के बाद क्या आता है, 16 आवर। 14.3 आवर आया, तो 14 के बाद आता है 15 आवर। तो आपको आवर की वैल्यू को राउंड अप करते जाना है। क्यों राउंड अप करते जाना है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि जो भी हम पेमेंट देंगे वो फुल आवर के लिए होगा। तो इसको राउंड अप किया 17 आवर। तो हमें तो रेट निकालना है ना, टाइपिस्ट ए पी जॉब करने के कितने रुपीज लेगा। अभी तो ये टाइम निकाला कि उसको 17 घंटे लगने वाले हैं, तो वो 17 घंटे के कितने रुपीज लेगा ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें पता है ना टाइपिस्ट ए का रेट कितना दिया है, रेट पर आवर, यानी वो 1 घंटा जब काम करता है तो वो 5 रुपये लेता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आवर का आंसर आया इसको रेट पर आवर से मल्टीप्लाई करेंगे। रेट बोलो या रुपीज बोलो, ठीक है। तो 17 इंटू टाइपिस्ट ए का रेट क्या है 5, तो 17 इंटू 5 85 रुपीज। तो इससे क्या पता चला, ए टाइपिस्ट को पी जॉब दिया हमने करने के लिए तो वो 85 रुपीज लेंगे पी जॉब करने के लिए। तो हर एक का हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका आपको समझ में आ गया। तो इस हिसाब से आपको आगे के कैलकुलेशंस करने हैं। तो हर एक के वक्त फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट अभी देखो, अब ए टाइपिस्ट का सबके साथ आपको कैलकुलेशन करना है। ए का पी के साथ, ए क्यू, ए आर, ए एस, ए टी। तो चेंजेस कहाँ पे होते जाएंगे, सिर्फ इन वैल्यूज में चेंजेस होंगे, क्योंकि हम ए टाइपिस्ट का इनके साथ करें कंपैरिजन, तो ए की ए वैल्यू तो सेम ही रहेंगी और ये वैल्यू भी सेम रहेंगी, सिर्फ वो जॉब्स चेंज करते जा रहा है। तो ये वैल्यू ए के लिए सेम रहेंगी। तो देखो जब ए क्यू करेंगे, ए क्यू, तो पहले पी के वक्त 199 पेजेस थे, क्यू के लिए 175, तो 175। और नंबर ऑफ पेजेस टाइप पर आवर तो 12 ही रहेंगे, क्योंकि ए टाइपिस्ट की बात हो रही, तो डिवाइडेड बाय 12। जो आंसर आएगा उसको राउंड अप करना और मल्टीप्लाई करना रेट से, रेट तो वही रहेगा 575। फिर ए आर पेजेस कितने 145 डिवाइडेड बाय 12 ही रहेगा। जो भी आंसर आएगा राउंड अप करना इंटू 5। ए एस 298 डिवाइडेड बाय 12, जो आंसर आएगा उसको राउंड अप करना इंटू 5। लास्ट में 80 178 डिवाइडेड बाय 12, जो आंसर आएगा राउंड अप करना मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये तो ए के साथ सभी जॉब का हमने कर लिया। अब आएंगे टाइपिस्ट बी पर। तो बी के लिए भी सभी बीपी, बीक्यू, बीआर,
BSBT। तो ये भी वैसे ही करेंगे जैसे BP, तो P जॉब 199 डिवाइडेड बाय, अभी B का नंबर ऑफ पेजेस टाइप पर आवर कितना है 14, तो डिवाइडेड बाय 14। जो भी आंसर आएगा उसको राउंड अप करना इनटू, हाँ B का रेट क्या है 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर आएगा 90। फिर BP हो गया अभी BQ, Q की नंबर ऑफ पेजेस 175 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेजेस टाइप पर आवर, ये तो चेंज नहीं होगा, आंसर आया, राउंड अप किया, इसका रेट भी चेंज नहीं होगा 6। तो इस प्रकार से आपको कैलकुलेशंस करते जाना है। तो आप तो कर सकते हो, देख लेना एक, यहाँ तक है, देख लो। तो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, एक समझ में आ गया तो बाकी आप कर सकते हो। फिर आपको ये मैट्रिक्स, तो अभी तक जो क्वेश्चन किए थे उन सारे क्वेश्चन में ये मैट्रिक्स आपको गिवन रहता था। इस क्वेश्चन में ये मैट्रिक्स प्रिपेयर करना है आपको। तो देखो, फिर टाइपिस्ट लिख लेना यहाँ पे ABCDE, जॉब्स लिख लेना PQRST। तो ये मैट्रिक्स कैसे फिल करेंगे, AP की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखना, AP की वैल्यू 85, तो यहाँ पे लिखना 85। फिर AQ 75, AR 65, AS 125, AT 75, 125। तो आप लिख लोगे ये वैल्यूज रैंडमली। मैंने बोला DS, तो DS की वैल्यू कहाँ पे आएंगी, देखो ना, D से ऐसे मैंने निकाला, S से मैंने ऐसे निकाला, कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो DS की वैल्यू यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो DS की वैल्यू कितनी है, DS की वैल्यू है 120, तो देखो 120। मान लो मैंने बोला ER, तो ER की वैल्यू कहाँ पे लिखनी पड़ेगी, कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा। तो ER की वैल्यू कितनी है, ER की वैल्यू है 56, तो यहाँ पे आई 56। तो सारी वैल्यूज को इस मैट्रिक्स में लिख लेना है। अब हमारा नॉर्मल प्रॉब्लम हो गया, जो हमने पहले की वीडियोस में किया है उसी तरह आपको सॉल्व करना है। तो आपने पहले की वीडियोस देखे होंगे तो आप सॉल्व कर सकते हो, फिर भी मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि थोड़े बहुत इसमें चेंजेस भी है। तो सबसे पहले इसको तो हम हंगेरियन मेथड से सॉल्व करेंगे। हो सकता है मैंने शायद जो पिछले 3 क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट नहीं लिखाऊंगा सॉल्यूशन में, तो आप लिख लेना सॉल्यूशन में, सॉल्व बाय हंगेरियन मेथड। तो सबसे पहली स्टेप है फॉर्मुलेशन। हमें पता है मिनिमाइज प्रॉब्लम है, कैसे पता चला, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है लीस्ट कॉस्ट, लीस्ट मतलब होता है मिनिमम, तो ये मिनिमाइज का प्रॉब्लम है। फिर बैलेंस प्रॉब्लम कैसे, टाइपिस्ट कितने हैं 5 और जॉब्स भी कितने हैं 5, तो बैलेंस हो गया। या फिर ऐसा भी देख सकते हो कितने रोज है, रोज होते हैं हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ रोज आर 5। फिर कॉलम देखना, कॉलम होते हैं वर्टिकल 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं 5, जितने रो उतने ही कॉलम रहे तो बैलेंस। फिर हम क्या करेंगे, रो ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन क्यों करना पड़ता है हमें, वी रिक्वायर्ड एटलीस्ट 1 0 इन ईच रो, हमें हर रो में कम से कम एक 0 चाहिए। तो किसी भी रो में 0 नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, रो ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन कैसे करते हैं, हर रो में देखना मिनिमम वैल्यू, इस रो में मिनिमम वैल्यू 65, इस रो में 66 57 60 56। फिर क्या करेंगे, आपको जैसा फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो के हर एलिमेंट में से 65 माइनस करेंगे,
85 माइनस 65 20, 75 माइनस 65 10, 65 माइनस 65 0, 125 माइनस 65 60, 75 माइनस 65 10। फिर आना सेकंड रो पे, तो सेकंड रो के हर एलिमेंट में से 66 माइनस करना। थर्ड रो में हर एलिमेंट से 57, फोर्थ रो में हर एलिमेंट में से 60 और फिफ्थ रो में हर एलिमेंट में से 56 और आपको ये नया मैट्रिक्स मिलेगा। तो अभी आपको इसको भूल जाना है, फोकस ऑन दिस न्यू मैट्रिक्स। अब रो ऑपरेशन के बाद हमने क्या किया, कॉलम ऑपरेशन। तो कॉलम ऑपरेशन क्यों किया हमने, जैसे हर रो में एक जीरो चाहिए कम से कम, उसी तरह हमें हर कॉलम में भी कम से कम एक जीरो चाहिए। तो अभी कॉलम में देखना, तो ये फर्स्ट कॉलम में जीरो नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में भी नहीं है, फिफ्थ में भी नहीं है। एक एक भी कॉलम में जीरो नहीं रहा तो कॉलम ऑपरेशन करना पड़ता है। तो हम करेंगे कॉलम ऑपरेशन। तो कॉलम ऑपरेशन के लिए कॉलम में देखना मिनिमम वैल्यू, रो ऑपरेशन के वक्त रो में देखना मिनिमम वैल्यू। तो कॉलम ऑपरेशन कर रहे तो हर कॉलम में देखेंगे मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू 18, 8, 0, 56, 10। फिर जैसे रो में किया था सब्ट्रैक्शन, वैसे कॉलम के वक्त करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में हर एलिमेंट में से 18 को माइनस करेंगे। 20 माइनस 18 2, 24 माइनस 18 6, 18 माइनस 18 0, 20 माइनस 18 2, 20 माइनस 18 2। फिर सेम फॉर सेकंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो हमेशा ध्यान में रखना, जिस रो की मिनिमम वैल्यू जीरो है, उस जिस कॉलम की मिनिमम वैल्यू जीरो है उस कॉलम को एज इट इज लिखना। क्योंकि आप किसी भी एलिमेंट को जीरो से सब्ट्रैक्ट करो, चेंजेस कुछ नहीं होता। तो जहाँ पे भी मिनिमम वैल्यू जीरो दिखे तो उस कॉलम को एज इट इज लिख लेना। यही कॉन्सेप्ट रो में भी अप्लाई होता है। तो अभी क्या करेंगे, रो ऑपरेशन हो गया, कॉलम ऑपरेशन हो गया। अभी फोकस करना इस मैट्रिक्स पे, क्योंकि ये हमारा नया मैट्रिक्स है। तो अब क्या करेंगे, रो एंड कॉलम असाइनमेंट। तो इसके लिए ये मैट्रिक्स एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेना। अब करेंगे रो एंड कॉलम असाइनमेंट। तो सबसे पहले इसमें क्या देखना पड़ता है, रो। रो के बाद देखेंगे कॉलम। तो रो या कॉलम में क्या देखना है आपको, कम से कम एक जीरो है या नहीं है। अगर एक जीरो होगा तो उसको हम असाइन करेंगे बॉक्स की मदद से, और एक से ज़्यादा जीरो है तो स्किप कर देंगे। तो स्टार्ट विथ रो। तो फर्स्ट रो में है क्या, एक जीरो नहीं है, दो जीरो है, स्किप। सेकंड रो में एक जीरो है, तो रो में हम देख रहे तो कॉलम कैंसिल। फिर थर्ड रो में है क्या, एक जीरो, हाँ है, ये तो कैंसिल हो गया, एक जीरो है। हम रो में देख रहे तो कॉलम कैंसिल। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दो जीरो है, स्किप। अभी रो को देख लिया, अभी कॉलम देखेंगे। फर्स्ट कॉलम तो कैंसिल हो गया, सेकंड कॉलम में एक जीरो है, कॉलम में ऑपरेशन किया ना हमने, तो रो कैंसिल। हमने कॉलम में असाइनमेंट किया ना, तो रो कैंसिल। रो में असाइनमेंट किया तो कॉलम कैंसिल, कॉलम में असाइनमेंट किया तो रो कैंसिल। फिर थर्ड कॉलम तक कैंसिल है, फोर्थ में जीरो नहीं है, फिफ्थ में है, कॉलम में असाइनमेंट किया तो रो कैंसिल। अभी एक बार चेक कर लेना सारे जीरो कवर हुए कि नहीं हुए। कवर मतलब या तो जीरो असाइन होना चाहिए या कैंसिल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया, ये असाइन हो गया, असाइन हो गया, असाइन हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी ज़ीरो कैंसिल, ये असाइन हो गया, कैंसिल हो गया। क्या कोई भी ज़ीरो बचा नहीं है, जो कैंसिल नहीं है और जो असाइन नहीं है, सारे ज़ीरो कवर कर लिए। तो फिर कितने बॉक्सेस आए गिनना, एक दो तीन चार, मतलब हमें कितने असाइनमेंट मिले, चार।
बट हमें रिक्वायर्ड कितने थे? 5। कैसे पता चला 5 रिक्वायर्ड थे? क्योंकि हमारे पास 5 रो है और 5 कॉलम है, या फिर ऐसा भी बोल सकते 5 टाइपिस्ट है, 5 जॉब्स है, इसीलिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ असाइनमेंट 5 है। अगर 4 जॉब रहते और 4 टाइपिस्ट रहते तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ असाइनमेंट 4 हो जाते। अब देखो, हमें चाहिए थे 5, मिले कितने? 4। तो दिस इज नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब आएगा? हमारे रिक्वायर्ड 5 है और नंबर ऑफ असाइनमेंट भी 5 होंगे, तब आएगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब ये तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, तो इसके आगे क्या करना पड़ता है? रिड्यूस मैट्रिक्स। तो रिड्यूस मैट्रिक्स में क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले देखना मिनिमम अनकैंसल एलिमेंट कहाँ पे? इस मैट्रिक्स में, क्योंकि यही तो हमारा लेटेस्ट मैट्रिक्स है। तो मिनिमम अनकैंसल एलिमेंट कौन सा है? तो सबसे पहले देखो अनकैंसल कौन कौन से एलिमेंट है जो कैंसल नहीं हुए हैं। ये जो कैंसल नहीं हुए, इतने सारे एलिमेंट्स है जो कैंसल नहीं हुए हैं। तो इन अनकैंसल एलिमेंट में से कौन सा देखना है? मिनिमम वाला कौन सा है? तो सबसे मिनिमम 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो मिनिमम अनकैंसल एलिमेंट कौन सा होगा? 1। फिर लिखना है आपको DUS 10, ऐसे ध्यान में रखना। डबल कैंसल एलिमेंट, अनकैंसल एलिमेंट, सिंगल कैंसल एलिमेंट। तो डबल कैंसल एलिमेंट में प्लस लिखना, अनकैंसल एलिमेंट में माइनस, और सिंगल कैंसल एलिमेंट में सब। और यहाँ पे 1 1 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 रहता तो दोनों जगह 2 आता। अब ये नया मैट्रिक्स कैसे बना? अब देखो, इन तीनों कंडीशन का यूज करना है और ये मैट्रिक्स हमें बनाना है। तो कैसे बनेगा? देखो, इस मैट्रिक्स में देखते जाओ। 2 कैसा है? डबल कैंसल। डबल कैंसल कैसे पता चला? इस एलिमेंट के ऊपर से 2 बार लाइन गई है, तो डबल कैंसल। ये कैसा है? सिंगल कैंसल, क्योंकि एक ही बार लाइन गई। ये कैसा है? डबल कैंसल, 2 बार लाइन गई है, सिंगल कैंसल। इसके ऊपर से भी एक बार लाइन गई है, सिंगल कैंसल, सिंगल कैंसल। इसके ऊपर से एक भी लाइन नहीं गई है, तो ये हुआ अनकैंसल। ये सिंगल कैंसल, अनकैंसल, अनकैंसल, सिंगल कैंसल, अनकैंसल, सिंगल कैंसल। समझ में आ गया? डबल, अनकैंसल और सिंगल। अभी देखो, ये डबल कैंसल है, तो डबल कैंसल एलिमेंट में क्या करना है आपको? +1। तो इसमें करना +1, तो 2 + 1 3। ये है सिंगल कैंसल, तो सिंगल कैंसल है तो उसको सेम लिखना, तो 2 सेम लिखा। 0 डबल कैंसल है तो +1 करना, 0 + 1 1। सिंगल कैंसल है तो सेम लिखना, सेम लिखा। 0 सिंगल कैंसल है तो सेम लिखना, तो सेम लिखना। समझ में आ गया कैसे करना है? डबल कैंसल है तो +1 करना, अनकैंसल है तो -1 करना, और सिंगल कैंसल है तो सेम लिखना। तो जैसे अनकैंसल कौन सा है? जैसा 4 है, तो 4 में क्या करेंगे? -1। 4 - 1 3। रैंडमली बता देता हूँ। जैसे ये 0 डबल कैंसल है, तो इसमें +1 करेंगे, तो 0 + 1 1। जैसे ये 4 अनकैंसल्ड है, तो 4 - 1 3। तो इस प्रकार से ये मैट्रिक्स बना लेना। फिर ये मैट्रिक्स बनने के बाद फिर से यहाँ से स्टार्ट करना, रो कॉलम, रो एंड कॉलम असाइनमेंट। तो सबसे पहले देखेंगे रो ऑपरेशन, बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा? नो नीड ऑफ रो एंड कॉलम ऑपरेशन बिकॉज ईच रो एंड कॉलम कंटेन्स एटलीस्ट 1 0। हम रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें हर रो में और हर कॉलम में कम से कम एक 0 चाहिए।
तो ये जो हमारे पास लेटेस्ट मैट्रिक्स है, इसमें तो ऑलरेडी हर रो में जीरो एक कम से कम, और हर कॉलम में भी कम से कम एक जीरो है। फर्स्ट रो में जीरो है, सेकंड में जीरो है, थर्ड में जीरो है, फोर्थ में है, फिफ्थ में है, सारे रोज में जीरो है। कॉलम में देखते, इस कॉलम में भी जीरो है, यहाँ पे भी है। तो इसीलिए लिखा नो नीड ऑफ रो एंड कॉलम ऑपरेशन। अगर किसी रो में या कॉलम में एक भी जीरो नहीं रहता तो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता। अगर रो में जीरो नहीं है तो रो ऑपरेशन करेंगे, कॉलम में जीरो नहीं है तो कॉलम ऑपरेशन करेंगे। तो रो भी हो गया, कॉलम भी हो गया। अभी आते रो एंड कॉलम असाइनमेंट। तो रो एंड कॉलम असाइनमेंट में क्या करते थे, जैसे ये मैट्रिक्स कहाँ से आया था, जो ऊपर था उसी को यहाँ पे लिखा था। यहाँ पे भी, यहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स आएगा, जो ऊपर है वही मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे। तो असाइनमेंट तो मैंने बता दिया, जैसे यहाँ पे असाइनमेंट किया था वैसे ही करना है। तो सबसे पहले रो में देखेंगे एक जीरो है या नहीं है, इसमें एक जीरो है तो हम रो में असाइनमेंट कर रहे, तो कॉलम कैंसिल। इसमें एक जीरो है क्या है, रो में असाइनमेंट कर रहे, कॉलम कैंसिल। एक जीरो है क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर देखेंगे कॉलम में असाइनमेंट हो रहा क्या देखेंगे, एक जीरो है तो कॉलम में असाइनमेंट किया तो रो कैंसिल। एक जीरो है क्या है, कॉलम में असाइनमेंट किया तो रो कैंसिल। है क्या जीरो, नहीं है। तो एक बार चेक कर लेना सारे जीरो कवर हुए या नहीं हुए। कोई भी जीरो बचना नहीं चाहिए, कोई भी जीरो अनकैंसल नहीं दिखना चाहिए। जितने भी जीरो है वो कैंसल हो जाने चाहिए। तो सारे कैंसल हो चुके हैं, जितने भी जीरो है सारे कैंसल हो चुके हैं। ठीक है। तो असाइनमेंट चार ही आए इस बार भी, एक दो तीन चार, और रिक्वायर्ड कितने थे, पांच, सेम इसी तरह। तो यहाँ पे भी नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो फिर से हमें क्या निकालना पड़ेगा, रिड्यूस मैट्रिक्स। तो रिड्यूस मैट्रिक्स में क्या देखते, मिनिमम अनकैंसल एलिमेंट। तो अनकैंसल कौन कौन से है, नहीं ये नहीं है, ये तो कैंसिल है। तो इन एलिमेंट्स में से सबसे मिनिमम कौन सा है, टू। तो हमारा नेक्स्ट मिनिमम अनकैंसल एलिमेंट कौन सा होगा, टू। फिर हमें पता है डबल में +2 करेंगे, अनकैंसल में -2 करेंगे, सिंगल कैंसल में सेम। अब आपको पता है ये कैसे बनता है मैट्रिक्स, इसकी मदद से। ये आपको अभी पता होना चाहिए, अभी मैंने बताया तो भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे 3 कैसा है हमारा, अनकैंसल है। तो अनकैंसल में क्या है, -2, यानी 3 - 2 1। फिर 2 कैसा है, अनकैंसल, 2 - 2 0। 1 कैसा है, सिंगल कैंसल, सिंगल कैंसल सेम, तो 1 को लिखा सेम। 4 अनकैंसल, अनकैंसल यानी -2, 4 - 2 2। 0 कैसा है, सिंगल कैंसल, सिंगल कैंसल मतलब सेम। तो इस प्रकार से आपको ये नया मैट्रिक्स बनाना है, तो आप बना सकते हो। फिर फिर से ये मैट्रिक्स मिलने के बाद फिर से रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन। तो यहाँ पे भी रो एंड कॉलम ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न आपको पता है, क्योंकि हर रो में और हर कॉलम में ऑलरेडी ज़ीरो प्रेजेंट है, आप देख सकते हो। फिर इसके बाद रो एंड कॉलम असाइनमेंट। तो जो ऊपर मैट्रिक्स है वही हम लिखते हैं नीचे। तो देख लेते हैं इसमें कितने असाइनमेंट मिल रहे। तो सबसे पहले देखेंगे रो में एक जीरो है क्या, नहीं है, यहाँ पे है तो रो में असाइनमेंट किया तो कॉलम कैंसिल। एक जीरो है क्या, नहीं है, एक जीरो। रो में असाइनमेंट किया तो कॉलम कैंसिल, एक जीरो है नहीं। सारे रो चेक कर लिए, अभी कॉलम, ये तो कैंसिल है, इसमें एक जीरो नहीं है, ये तो कैंसिल है, हाँ इसमें एक जीरो नहीं है, हाँ इसमें है।
तो कॉलम में असाइनमेंट किया तो रो कैंसिल। अभी रो भी देख लिए, कॉलम भी देख लिए। अभी फिर से हम देखेंगे, क्योंकि सारे जीरो कहाँ कवर हुए, ये तो कवर, ये कैंसिल हुए क्या जीरो, नहीं ना। तो फिर से देखना, रो एंड कॉलम हो गया, फिर से रो पे जाना, एक जीरो है क्या, नहीं है, एक जीरो है क्या, नहीं है, एक जीरो है क्या, नहीं है, एक जीरो है क्या, नहीं है। तो रो से तो नहीं हो रहा, फिर कॉलम पे जाते, ये तो कैंसिल हुआ। एक जीरो है क्या, नहीं है, ये तो कैंसिल है। एक जीरो है क्या, नहीं है, एक जीरो है क्या, नहीं है। तो इसमें तो ये जीरो कैंसिल ही नहीं हो रहे, ना रो में हो रहे ni कॉलम में हो रहे। क्यों? क्योंकि हमको एक जीरो चाहिए, बट यहाँ पे दो जीरो है। तो ऐसी कंडीशन पे क्या होता है, देखो आगे देखो, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो नंबर ऑफ असाइनमेंट तो तीन मिले, तीन बॉक्सेस है, हमें चाहिए कितने, पाँच। तो ऐसा भी आप लिख सकते हो जो मैंने नहीं लिखा था, एज नंबर ऑफ असाइनमेंट नॉट इक्वल टू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ असाइनमेंट। नंबर ऑफ असाइनमेंट हमारे तीन है, रिक्वायर्ड कितने हैं, पाँच। तो ये नॉट इक्वल है ना, दोनों वैल्यू अलग अलग है, तो नॉट इक्वल। तो दिस इज नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसके बाद हम लिखते रिड्यूस मैट्रिक्स। तो रिड्यूस मैट्रिक्स में हम क्या देखते हैं, मिनिमम अनकैंसल एलिमेंट। तो अनकैंसल कौन कौन से, ये जीरो कैंसिल हुई ही नहीं और हो भी नहीं सकते, क्योंकि हमें एक ही जीरो चाहिए रो एंड कॉलम में, यहाँ पे दो आ रहे, तो ये कैंसिल ही नहीं हो पा रहे। तो इतने सारे हैं अनकैंसल एलिमेंट, तो इन सारे अनकैंसल एलिमेंट में से मिनिमम देखते, तो मिनिमम तो जीरो ही है, तो जीरो। फिर मैंने क्या लिखा, वी कांट कैलकुलेट न्यू रिड्यूस मैट्रिक्स। ये हमारा रिड्यूस मैट्रिक्स आया था ना, तो इसको ही तो हमने यहाँ पे लिखा था। अब हम नया रिड्यूस मैट्रिक्स नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि हमारा मिनिमम अनकैंसल एलिमेंट जीरो आ गया। क्योंकि आपको पता है, जैसे मान लो अगर यहाँ पे मैं लिखता इस प्रकार से, मिनिमम अनकैंसल एलिमेंट क्या लिखता, जीरो, फिर डबल कैंसल एलिमेंट में प्लस जीरो, अनकैंसल एलिमेंट में माइनस जीरो, सिंगल कैंसल में सेम। मुझे बताओ, जैसे ये प्लस वन है, ये वन है, ये डबल कैंसल है, तो डबल कैंसल में हम क्या करते, प्लस करते, तो प्लस जीरो, तो वन प्लस जीरो तो वन ही आएगा ना। जीरो को आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये तो मैट्रिक्स एज इट इज बनेगा ना यहाँ पे, क्योंकि जीरो ऐड करने से और जीरो सब्ट्रैक्ट करने से कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे इस मैट्रिक्स में। तो ये एज इट इज फिर से बनेगा, फिर से आप रो एंड कॉलम असाइनमेंट करेंगे तो यही सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि चेंजेस तो कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। तो इसीलिए ध्यान में रखना, अगर मिनिमम अनकैंसल एलिमेंट जीरो आ गया तो हम नया रिड्यूस मैट्रिक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। और फिर क्या लिखना, एज मिनिमम अनकैंसल एलिमेंट इज जीरो, हेंस इट इज अ केस ऑफ डीजनरेसी। जब भी मिनिमम अनकैंसल एलिमेंट जीरो आ जाए तो वो डीजनरेसी की केस हो जाती है। और डीजनरेसी केस मतलब वी विल गेट मल्टीपल सॉल्यूशन, यानी इस क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन नहीं है, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है। एक से ज़्यादा मतलब दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो हमें दो सॉल्यूशन तो भी निकाल के दिखाना पड़ता है, क्योंकि मल्टीपल बोला है तो आप एक नहीं निकाल सकते, हमें दो सॉल्यूशन दिखाने पड़ते हैं। तो हम दो सॉल्यूशन निकाल के दिखाएंगे। तो देखो कैसे क्या करना है डीजनरेसी केस में। तो सबसे पहले निकालेंगे फर्स्ट सॉल्यूशन। तो फर्स्ट सॉल्यूशन यानी इस मैट्रिक्स को एज इट इज यहाँ पे लिख लेना। अभी ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसको एज इट इज लिखा, फिर हमें क्या करना पड़ता है, एक जीरो को फिक्स करना पड़ता है। क्या बोला मैंने, एक जीरो को फिक्स करना पड़ता है।
तो कौन से जीरो को फिक्स करेंगे? यहाँ पे जिनको हमने असाइन किया है ये वाला जीरो असाइन किया है, यहाँ पे ये वाला जीरो असाइन किया है, और यहाँ पे ये वाला जीरो असाइन। तो इन तीनों में से किसी को मत करना, इन तीन जीरो को छोड़ के किसी भी एक जीरो को असाइन करो, ठीक है। बट इन तीनों में से किसी को असाइन मत करना, इन तीनों जीरो को छोड़ के। यानी कौन कौन सा है, कौन कौन सा है यहाँ पे? तो आप बोलोगे सर ऐसे का कोई रूल है क्या कि इन तीन जीरो को नहीं ले सकते? ले सकते हो आप, बट कभी कभी क्या होता है, मान लो आपने ये जीरो को लिया, फिक्स किया, तो हो सकता है आपका आंसर न आए। तो इसलिए पहले आप रफ में ये कैलकुलेशन करना कि कौन सा जीरो लेने से हमें सॉल्यूशन मिल रहा है। तो आप इनको भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिया है, इसी जीरो को फिक्स किया है, तो आंसर आ गया। तो हो सकता है कभी कभी इस जीरो को आप ले किसी क्वेश्चन में, जिसको हमने असाइन किया है ना, उसको आप ले और सॉल्यूशन न आए, तो आप क्या करना, किसी दूसरे जीरो को असाइन करके देखना। तो आप जो मैंने बोला था इन तीनों को मत करना, तो वो भूल जाओ, ठीक है। आप किसी किसी भी जीरो को कर सकते हो, लेकिन प्रयास करना कि इन तीनों को छोड़ के पहले दूसरे जीरो पर ट्राई करके देखना, जिन पर हमने यहाँ पे असाइनमेंट किया था। इन जीरो को न लेते हुए और जो दूसरे जीरो है उनको असाइन करके देखना। इनको भी किया और आंसर आ गया तो वो बराबर होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इनको नहीं कर सकते। तो आप किसी भी जीरो को कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने इसको ही किया, तो क्या करना पड़ता है ये ध्यान में रखो, इसको लिखना फिक्स, फिक्स करना है। तो जिस जीरो को आपने फिक्स किया उसका आपको रो भी कैंसिल करना है और कॉलम भी कैंसिल करना है। रो एंड कॉलम बोथ कैंसिल करना है, किसका? जिस जीरो को आपने फिक्स किया और उसको असाइन कर देना, इसका रो भी कैंसिल, कॉलम भी कैंसिल। फिर बैक टू अवर प्रोसीजर, जैसे हम रो एंड कॉलम असाइनमेंट में करते थे ना, वैसे ही करना। हम रो देखते हैं तो ये तो कैंसिल हो गया, एक जीरो है क्या इसमें? हाँ है। तो रो में असाइनमेंट किया तो कॉलम कैंसिल। फिर इसमें है क्या? एक जीरो नहीं है। इसमें है क्या? है। तो हम रो में देख रहे हैं ना, रो में असाइनमेंट किया तो कॉलम कैंसिल। इसमें है क्या? एक जीरो नहीं है। अभी कॉलम देखेंगे, ये तो कैंसिल है। इसमें है क्या? एक जीरो है। अभी हम कॉलम में देख रहे थे, कॉलम में असाइनमेंट मिला तो रो कैंसिल। फिर ये तो कैंसिल हो चुका है। इसमें है क्या? एक जीरो है। तो कॉलम में देख रहे तो रो कैंसिल। तो अभी देखो, हमें 5 असाइनमेंट मिल गए और हर रो में एक ही असाइनमेंट चाहिए। तो इस रो में एक यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ। तो नंबर ऑफ असाइनमेंट कितने आ गए? 5। रिक्वायर्ड भी कितने थे? 5। आ गए दोनों वैल्यू सेम, तो ये हमारा होगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और यहाँ पे हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला, तो यहाँ ए बी जितने भी टाइपिस्ट है उनके नाम लिख लेना, इधर जॉब्स के नाम लिख लेना। अब यहाँ पे टाइपिस्ट लिखना, जॉब लिखना और कॉस्ट लिखना। तो ए टाइपिस्ट को कौन सा जॉब मिलेगा? टी, ठीक है। बी को आर, वही लिखा, ए को टी, बी को आर। सी को क्यू, डी को पी। देखो ना, जहाँ पे बॉक्स है सीधा ऊपर जाना, पी। ई को बॉक्स से सीधा ऊपर जाना, एस। और ये कॉस्ट कहाँ से आई?
ये जो हमारा मैट्रिक्स था, तो ए टाइपिस्ट को टी जॉब, तो ए टी, तो ए से लाइन निकालना, फिर टी कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पे, तो ये वैल्यू ए टी की 75, बी आर कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पे 60, सी क्यू 66, डी पी 80, ई एस 1112, और इनकी जब एडिशन करोगे तो 390 आएगा। तो टोटल कॉस्ट कितनी आएंगी, ₹399। यानी इन पांचों जॉब करने के लिए कितनी कॉस्ट आएंगी टोटल, 399। तो ये तो हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप किसी भी जीरो को फिक्स कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इसको किया, आप ये वाले जीरो को भी फिक्स कर सकते थे, इसको भी कर सकते थे। सिर्फ जीरो को फिक्स करना है, किसी को भी करना, वो भूल जाओ मैंने जो बोला था, इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना है, किसी को भी कर सकते हो। सिर्फ ध्यान इतना रखना कि मान लो आपने इसको जीरो फिक्स किया और आपको ये 5 असाइनमेंट नहीं मिले, तो ये समझ जाना कि आपको कोई दूसरा जीरो लेना है। इसीलिए पहले आपको रफ में करना है कैलकुलेशन। मान लो आपने ये जीरो लिया और 5 असाइनमेंट नहीं मिले, तो कोई दूसरा जीरो ट्राई करना, बट आपको किसी ना किसी जीरो पे असाइनमेंट जरूर मिलेंगे 5, क्योंकि हमें 5 चाहिए ना, तो 5 जरूर मिलेंगे। तो अभी आते देखो सेकंड सॉल्यूशन पे। तो फर्स्ट सॉल्यूशन में इस जीरो को लिया था, फिर से आप इसको नहीं ले सकते। ठीक है, आप किसी दूसरे जीरो को लेना पड़ेगा आपको। तो आप किसी को भी ले सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको यही लेना है, आपकी मर्जी। ठीक है, जैसे मान लो मैं इस जीरो को ले रहा हूं। ठीक है, कौन से जीरो को, मैं ले रहा हूं इस वाले जीरो को। तो किसी भी जीरो को आप लेके दे सकते हो। फिर लिखना फिक्स, और इसका रो भी पूरा कैंसिल करना, कॉलम भी कैंसिल करना, और फिर रो एंड कॉलम असाइनमेंट। फर्स्ट रो से हम चालू करते, एक जीरो है क्या है, तो रो में असाइनमेंट किया, कॉलम कैंसिल। एक जीरो है क्या है, रो में असाइनमेंट किया, कॉलम कैंसिल। एक जीरो है क्या, नहीं है, एक जीरो है क्या है, रो में असाइनमेंट किया तो कॉलम कैंसिल। ये तो कैंसिल हो चुका है रो। फिर आते कॉलम पे, ये कॉलम भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल है, इसमें एक जीरो है क्या है, तो कॉलम में असाइनमेंट किया तो रो कैंसिल। देखो सारे जीवर कवर हो गए, और 5 असाइनमेंट भी मिल गए, 1 2 3 4 5, और हमें 5 ही चाहिए थे। फिर से हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन, क्योंकि हमें पता है ये डीजनरेसी केस है, तो मल्टीपल सॉल्यूशन आएंगे, एक से ज़्यादा। तो एक सॉल्यूशन तो मिल गया, अभी दूसरा सॉल्यूशन भी मिल गया। तो दोनों सॉल्यूशन सेम नहीं है, सेम नहीं आने चाहिए। अभी देखो फिर से वही लिखना, टाइप इज जॉब ABCDE। अभी देखो यहाँ पे लिख लेना, दोनों सॉल्यूशन अलग अलग होने चाहिए। तो जैसे ए टाइपिस्ट को कौन सा जॉब मिला, टी, AT, बी को R, सी को S। तो यहाँ पे देखो सी को कौन सा मिला था, Q मिला था, और यहाँ पे सी को S मिला। तो पूरा का पूरा सेम नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ पे भी ए को टी मिला था चलेगा, बी को आर मिला था चलेगा, लेकिन सी को क्या मिला था, क्यू, और यहाँ के सी को क्या मिल रहा है, एस। तो चेंजेस आए ना, एक तो भी चेंजेस आना चाहिए। यहाँ पे टी आर क्यू पी एस सेम यहाँ पे नहीं आना चाहिए, एक तो भी चेंजेस दिखना चाहिए। तो यहाँ पे सी टाइपिस्ट को मिला था क्यू जॉब, बट यहाँ पे सी टाइपिस्ट को मिल रहा है एस जॉब। फिर डी को कौन सा मिला, पी, और ई को कौन सा मिला, क्यू।
फिर इसकी भी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, जो यहाँ पे आई थी 399। तो चेक कर लेते आ रही क्या। तो ये वैल्यूज पता है, हम कहाँ से लेते, यहाँ से। तो 80 75, बी आर 66, सी एस 114, डी पी 80, ई क्यू 64। इनके एडिशन करना 399 आएंगे, ₹399। तो दो सॉल्यूशन निकाल लेना। अभी इसका मतलब ये नहीं इसके दो ही सॉल्यूशन है, हो सकता है आप थर्ड सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। तो थर्ड में किसी किसी जीरो को कंसीडर कर सकते हो, इसको ले सकते हो, क्योंकि हमने तो दो ही लिए है ना। यहाँ पे इस जीरो को फिक्स किया था और इसके वक्त इस जीरो को फिक्स किया था, तो इतने सारे जीरो बचे। बट आपको दो ही सॉल्यूशन एग्जाम में निकाल के दिखाना है। तो इस प्रकार से ये डीजनरेसी वाला क्वेश्चन है। तो डीजनरेसी भी आती है क्वेश्चन में, तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। ध्यान में क्या रखना है, ये जो मैट्रिक्स है इसमें किसी भी एक जीरो को असाइन करो, फिक्स करो। जिसको फिक्स किया उसका रो कैंसल, कॉलम कैंसल, और फिर जैसा हम रो एंड कॉलम असाइनमेंट करते थे वैसा ही करना। फर्स्ट रो से चालू करना, एक जीरो है क्या, एक जीरो है तो असाइनमेंट करना, नहीं है तो आगे बढ़ते रहना। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुछ डाउट होंगे तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसको भी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करना। और ऑफलाइन क्लासेस मेरी नागपुर में है। और इस टॉपिक पर और भी वीडियोस आने वाले हैं, तो उन वीडियोस को भी देख लेना। और जो प्रीवियस वीडियोस मैंने डाले हैं, ठीक है, और जो आगे भी वीडियोस डालूंगा मैं, तो उनकी आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगी। जितने भी वीडियोस मैंने इस टॉपिक पे डाले हैं उनकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, आपको जाके देख लेना है। और आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो।